This is Mohit Sharma from Trishul Defense Academy, and again I'm come back with a video of FCAT. Basically, we are gonna target in this video the GK questions, and इस सीरीज़ में मैं दोबारा वही आपके 20 एंड 15 वाली सीरीज़ को लेकर आ चुका हूँ। 2020 के लगभग 6 सीरीज़ हम बना चुके हैं और अभी 15 की दूसरी सीरीज़ है, पहली मैं बना चुका हूँ। तो लगभग 7 वीडियोज़ आपको मेरी पहले यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, TDA के चैनल पर, दैट इज़ कॉल्ड त्रिशूल डिफेंस अकेडमी। और ये 8th वीडियो है जो मैं अभी रिसेंटली बनाने जा रहा हूँ। हालांकि हमने पुरानी वीडियोस में मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर किया है। आज की वीडियो में हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एफकेट के क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको पता ही है जीके के में हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स देता है, तो जीके जहां 25 क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द एफकेट पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ठीक है, तो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू, इज रिगार्डिंग अ गवर्नमेंट विच इज़ रन बाय द रिच पीपल इज नोन एज। अभी जो रिच पीपल्स इस गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं उस गवर्नमेंट को बेसिकली बोलते क्या है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटोक्रेसी। जहाँ पर एक वेल्दीएस्ट रिच पीपल या सोसाइटी अगर सरकार यानी कि देश को चला रही है तो वहाँ पर प्लूटोक्रेसी होगा। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, अगर अभी अंबानी जी या अडानी जी इन दोनों में से कोई भी अगर पूरे भारत को उस टाइम पर चलाए, तो उस टाइम पर या सरकार को चलाए, तो जो गवर्नमेंट होगी या जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की जगह क्या आ जाएगा, प्लूटोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप लोग जानते ही हैं, जब भी आज के टाइम पे जहाँ भारत में जो चीज़ है यानी कि जहाँ पब्लिक यानी कि जनता का राज होता है वो डेमोक्रेसी है। वहीं अगर मैं ब्यूरोक्रेसी की बात करूँ तो ब्यूरोक्रेसी की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि जहाँ गवर्नमेंट को नॉन इलेक्टेड ऑफिसर्स चलाते हैं। ठीक है, तो जब भी नॉन इलेक्टेड ऑफिसर्स सरकार को चलाएं वो जहाँ पर जो होगी वो ब्यूरोक्रेसी होगी। एनार्की में यहाँ पर एक सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एनार्की में जब भी पॉलिटिकल पावर का बहुत बड़ा फेलियर हो, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका बहुत बड़ा फेलियर हो जाए, जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ था, तो उस केस में एनार्की आ जाती है। और जब बात करते हैं थियोक्रेसी की तो ये इशारा कर रही होती है गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि भगवान को ध्यान में रख के यहाँ पर जब सरकार चलाई जाती है तो वो होती है थियोक्रेसी। तो अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट है। यहाँ लॉलेसनेस होती है, यहाँ पर आपके पास नॉट इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, यहाँ पर आपके पास वेल्दियस्ट सोसाइटी होती है, और यहाँ डिवाइन गाइडेंस के थ्रू हम यहाँ सरकार को चलाते हैं, देश को चलाते हैं। तो उसी तरीके के जो पॉइंट्स हैं है ना, वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा, जिससे हमने आई होप लगभग 5 डेफिनेशंस पढ़ी। तो एक क्वेश्चन यहाँ सीधा 5 क्वेश्चन को टारगेट कर रहा है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज रिगार्डिंग कि हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो एक नेशनल सॉन्ग है विच इज कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा कंपोज किया गया था। तो द राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कॉल्ड बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने इसको कंपोज किया था। उसके बाद इसको जिस लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से बनाया गया था दैट वॉज कॉल्ड संस्कृताइज्ड बंगाली। याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड संस्कृताइज्ड बंगाली। एंड पहली बार इसको जिस बंदे ने गाया था उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको पहली बार गाया था कलकत्ता के अंदर एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चल रहा था। उस सेशन के दौरान पहली बार 1896 में 1896 में, ठीक है, बनाया गया था। अब मुझे कांग्रेस से एक बात याद आ रही है, जब भी मैं कांग्रेस का नाम लूँगा, INC की जो स्थापना करी थी, बनाया था AO ह्यूम के थ्रू बना था, याद रखिएगा। ठीक है, और जब INC बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उस कांग्रेस को बनाया गया था 1885 में, और ये कांग्रेस बनाई गई थी मीडिएटर के बीच में, यानी कि जो कांग्रेस है वो हमारी नॉर्मल पब्लिक और ब्रिटिशर्स के बीच में एज ए मीडिएटर काम करेगी। ठीक है, ब्रिटिशर्स के बीच में एज ए मीडिएटर काम करेगी, और इनका मकसद एक ही था कि कैसे भी करके, ब्रिटिशर्स का मकसद एक ही था जितनी भी बुराइयां हैं सारी की सारी कांग्रेस पे आ जाए। और इनकी बातें पॉसिबल भी हुई, क्योंकि जब नरम दल और गरम दल यानी कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, तो जब मॉडरेट आए तो मॉडरेट तो इनके हिसाब से चीज़ें चली, सारी की सारी चीज़ें जैसा ब्रिटिशर्स चाहते थे वैसे चली। बट जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट आए, चीज़ें और वक्त और सारी के सारे जज्बात जो भी थे वो बदल गए, और यही कांग्रेस जो ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी वो उनके नुकसान के लिए सबसे बड़ा रीज़न बन चुकी थी। फिलहाल हम आते हैं कि जो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं वंदे मातरम के बारे में, तो वंदे मातरम को कंपोज जो किया था बेसिकली वो किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इसको फर्स्ट टाइम जब पब्लिश किया गया था तो वो किया गया था 1882 में, गाया 96 में गया था। और जब इसको पब्लिश किया गया था तो वो एक नोवेल था उस टाइम पे, द वेरी फेमस नोवेल दैट इज कॉल्ड नन अदर देन बट आनंद मठ। याद रखिएगा। और
इसको एक्सेप्ट कब किया गया था, एडॉप्ट कब किया गया था, तो याद रखिएगा द एडॉप्ट डेट ऑफ द वंदे मातरम इज कॉल्ड 24 जनवरी 1950, याद रखिएगा। और इसी दिन नेशनल सॉन्ग एडॉप्ट हुआ था, इसी दिन हमारे देश के प्रेसिडेंट भी चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज बेसिकली आस्किंग अबाउट गिव बिलो द टू रीजंस, वन इज लेवल और एज असर्शन, यानी कि यहाँ पर ए और आर वाला सीन है, असर्शन और रीजन। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है, ये बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट लेड बाय लाला लाजपत राय वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द लाहौर इन 1928 अगेंस्ट द साइमन कमीशन। सही बात है। अब ये साइमन कमीशन है क्या, इसकी पूरी स्टोरी समझते हैं एक बार, जरा ध्यान से देखिए। भारत में क्या हुआ था कि ये जो साइमन कमीशन था, इसके आने का रीज़न क्या था कि भारत में अभी भारत के इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाने वाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन। आप लोगों ने सुना होगा द वेरी फेमस गवर्नमेंट एक्ट दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट। ठीक है, इंडियाज एक्ट 1935। तो ये GOI 1935 जब आया था, ये आया था वाइट पेपर रिपोर्ट की, जब रिपोर्ट हुआ था ना उसकी सबमिशन के आधार पर आया था। और ये वाइट पेपर रिपोर्ट जो सबमिट हुई थी वो साइमन कमीशन के बाद सबमिट हुई थी। अब ये सीन क्या था, साइमन कमीशन के अंदर कुछ ब्रिटिशर्स थे और वो ब्रिटिशर्स भारत के अंदर आके दौरा करेंगे, भारत की सारी चीज़ों को देखेंगे और उसके आधार पर भारत के अंदर गवर्नमेंट, सरकार, सब चीज़ चलाई जाएंगी। तो यानी कि जो भी सब कुछ होगा, सारी की सारी चीज़ें किसके द्वारा होंगी, दैट इज कॉल्ड साइमन कमीशन के थ्रू होंगी। जो भी सब कुछ काम होगा सारा का सारा साइमन कमीशन के थ्रू होगा। तो लाला लाजपत राय और भारत के कुछ बड़े लीडर नहीं चाहते थे कि भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उसमें कोई भी अगर डिसीजन ले तो वो सिर्फ इंडियन हो। भाई सिंपल सी बात है, अगर इंडियंस भारत की जो बातें हैं उनको समझने का या किसी भी चीज़ का जो हक है वो इंडियंस के पास ही है। अब इसी बात पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी दिक्कत हुए और उसी बीच एक आंदोलन को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय नन अदर देन बट द गुरु ऑफ भगत सिंह। ठीक है, और बेसिकली भगत सिंह और सुखदेव के जो गुरु थे। तो लाला लाजपत राय को इसी भीड़ में एक लाठी लगी, लाठी लगने की वजह से उनका बहुत खून बह गया, हॉस्पिटल ले जाने के दौरान उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ड्यूरिंग दैट साइमन कमीशन जब इंडिया में डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर इन इट, तो पहला तो मैं बता चुका हूँ एकदम ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तो रीज़न एकदम ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। आई होप आपको साइमन कमीशन भी समझ आएगा क्या रोल है उसका भारत में, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, आपको होमवर्क देके जा रहा हूँ, नेहरू रिपोर्ट याद करिएगा एक बार जरा। नेहरू रिपोर्ट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द साइमन कमीशन। तो नेहरू रिपोर्ट आप एक बार जरूर पढ़िएगा, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू नहीं मोतीलाल नेहरू को इंपोर्टेंस दी गई है। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ सत्यमेव जयते की बात करेंगे। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, तो दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। और एक और वर्ड है वसुदेव कुटुंबकम, जिसको हमने कहाँ से उठाया है, महाउपनिषद से। याद रखिएगा, महाउपनिषद से हमने वसुदेव कुटुंबकम को उठाया है, जो आज के टाइम पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं जगेश्वर यादव की अगर मैं बात करूँ तो जगेश्वर यादव कौन है, तो भैया ये वो हैं जिनको पद्मश्री मिला है। और जगेश्वर यादव को जो पद्मश्री मिला है तो इन द फील्ड ऑफ बेसिकली ट्राइबल वेलफेयर वर्कर के फील्ड में इनको पद्मश्री मिला है। तो ये वाली बात याद रखिएगा। अब दिव्यांग सोशल वर्कर फ्रॉम सिरसा के रूप में अगर माने तो संगनाथ किन्नर जो है आपके, उनको यहाँ पर बेसिकली पद्मश्री से नवाजा गया है। तो मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड संगनाथ किन्नर। तो इनको यहाँ पर पद्मश्री से नवाजा गया है। ऊपर से अगर मैं बात करूँ कि सोशल वर्कर फ्रॉम मिजोरम से कौन उभर कर आए हैं एज ए बेसिकली फॉर द पद्मश्री। ठीक है, आई थिंक सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ये जो आंसर होगा दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर सी इज फॉर संगनाथ किन्नर। एंड दिव्यांग वर्कर फ्रॉम सोशल वर्कर के लिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज कॉल्ड गुरविंदर सिंह। तो गुरविंदर सिंह जी है यहाँ पर। ठीक है, गुरविंदर सिंह, ये वाली बात आप याद रखिएगा। और एक और पद्मश्री दैट इज कॉल्ड जो आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर फ्रॉम द नारायणपुर से कौन आए हैं, इसके लिए आए हेमचंद जी। ठीक है, याद रखिएगा हेमचंद। तो ये डिफरेंट नाम है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो मैंने अभी तक चार नाम बताए। ट्राइबल वेलफेयर वर्कर के लिए जो पद्मश्री से नवाजा गया है वो है जगेश्वर यादव जी। देन दिव्यांग सोशल वर्कर फ्रॉम द सिरसा से गुरविंदर सिंह जी, उसके बाद संगनाथन जी सोशल वर्कर के लिए, और मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए हेमचंद मांझी। याद रखिएगा, ठीक है, हेमचंद मांझी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज बेसिकली आस्किंग अबाउट द प्रीएम्बल के अंदर कुछ वर्ड यूज होते हैं
आपको पता ही होगा, दैट इज कॉल्ड लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये सबके सब इशारा कर रहे हैं नन अदर देन बट फंडामेंटल राइट के अंदर। देखिए, थॉट की आज़ादी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपने वर्ड सुना होगा, सोचना, ये सब राइट टू फ्रीडम की तरफ बात कर रहे हैं। वही मैं अगर बात करूं फेथ और वर्शिप की, तो ये आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 यानी कि राइट टू हमारा, दैट इज कॉल्ड रीजनल, जो हम बात कर रहे हैं राइट टू, हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं तो हम रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो भी हम करते हैं उन सब की यहाँ बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आर्टिकल 25 से 28 में फेथ एंड वर्शिप आता है आपका, और उसके अलावा बिलीव भी वहीं काउंट अप होता है। थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम सबका अपना अपना राइट है ना, कि हम किस पे बिलीव कर रहे हैं, किस पे फेथ कर रहे हैं, किस पे थॉट एक्सप्रेशन, ये सब फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। दीज ऑल कम्स अंडर द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंपोर्टेंट बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द G7। तो G7 समिट आपने काफ़ी सुना होगा, G20 भी सुना है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि G7 के अंदर आपको सारी की सारी कंट्रीज़ का नाम पता होना चाहिए। तो पहले नंबर पे इसके अंदर आती है कनाडा, ठीक है, तो कनाडा इज़ द फर्स्ट कंट्री। सेकंड पे आती है फ्रांस, ठीक है, और वहीं थर्ड पे आती है इसके बाद जर्मनी, ठीक, उसके बाद आती है आपकी इटली, ठीक है, उसके बाद आती है आपकी यहाँ पर जापान, ठीक, उसके बाद आती है आपकी छठे नंबर पर दैट इज कॉल्ड यूके, देन यूएस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए इंडिया इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो इंडिया हो जाएगा एलिमिनेट। तो याद रखिए कि सेलेक्ट द कंट्री विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G7। तो कौन सी कंट्रीज में से G7 के मेंबर नहीं है? दैट इज कॉल्ड इंडिया। यूएसए भी है, जापान भी है, इटली भी है। अब इंडिया किसकी मेंबर रही है? अभी अभी रिसेंटली जो सुर्खियों में रहा है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में कौन कौन सी है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आप याद रखिएगा, और भी कंट्रीज है जो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके बताएंगे कौन कौन सी कंट्रीज है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज आस्किंग अबाउट कि ये जो हम स्पर्शम दीप्तम, ये जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज द मोटो फॉर व्हाट? तो आपको पता है स्पर्शम किसको करेंगे हम? वी विल टच द स्काई विद अ ग्लोरी, दैट इज कॉल्ड टच। इसका मतलब है टच द स्काई विद ग्लोरी, यानी कि यहाँ हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? नन अदर देन बट इंडियन एयरफोर्स। आप मुझे बाकी सबके मोटोस को कमेंट में मैसेज करके बताएंगे कि व्हाट विल बी द मोटो फॉर देम। नाउ इंडियन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, एयरफोर्स का जो ऑपरेशन रहा है, एयरफोर्स का ऑपरेशन। अब यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे रिगार्डिंग टाइगर हिल के बारे में, बिकॉज टाइगर हिल भी 1999 के समथिंग में हुआ है। एंड टाइगर हिल आप जानते हो कि वो टाइगर हिल पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्मी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, बट लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। बट आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो ऑपरेशन का आंसर होगा ऑपरेशन सफ़ेद सागर। याद रखिएगा, ऑपरेशन सफ़ेद सागर ही था जहां पर बेसिकली आवर टारगेट इज वन थिंग दैट इज कॉल्ड फ्लशिंग आउट द पाकिस्तानी ट्रुप्स, ठीक है। दैट वाज आवर टारगेट इन दैट ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन जो मेघदूत है, ये अलग ऑपरेशन है जो कि एयरफोर्स का ही एक ऑपरेशन है, सॉरी, है ना, इंडियन आर्म फोर्सेस के एक ऑपरेशन के साथ किया गया था। इसका एक ही टारगेट था, टू जस्ट कैप्चर द सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के रिगार्डिंग था, यहाँ पर आपने सुना होगा। और ये ऑपरेशन किया गया था 13th अप्रैल 1984। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत बड़ा रोल था। आप एक बार पढ़ के आइएगा ऑपरेशन मेघदूत को, इट्स इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 10, ओके, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल अबाउट कि नेम द कंट्रीज फ्रॉम विच इंडिया वॉट द बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब ये बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है क्या? एक्चुअली कौन सी कंट्री से लिया? सबसे पहले हमने इसको अडॉप्ट किया इजराइल से, ठीक है। अभी इंडिया और इजराइल यानी कि आई दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर इसको और एडवांस्ड कर रहे हैं। ये जो सिस्टम है ना, ये एक्चुअली व्हाट इज दैट इज कॉल्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट सैम, वी कॉल्ड इट सैम, ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा। आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, नाउ इसी के अंदर हम एक और चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि जो हम बराक मिसाइल की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप मुझे बताइएगा कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग डिफेंस जो सिस्टम होते हैं, यानी कि मिसाइल इंट्रोड्यूस करते हैं या
हम बेसिकली एयर टू एयर करते हैं या फिर हम कहीं भी करते हैं सरफेस टू एयर करते हैं, तो आपको ना इनके बारे में पता होना चाहिए। तो एक बार जाइएगा, रिसर्च करिएगा, वरना मैं आने वाली मेरी कुछ वीडियोज़ में इसके बारे में कवर करूँगा और मैंने पहले भी बता रखा है इसके बारे में, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडिया और इजराइल, बस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया और इजराइल अभी इसको जॉइंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत बड़ी अमाउंट में। चलिए, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। इट्स ऑल अबाउट IGLA। अभी IGLA क्या है, अब आप लोग पूछोगे तो मैं बता देता हूँ। IGLA इज नथिंग बट इट्स अ शोल्डर फायर्ड मिसाइल। रॉकेट लॉन्चर देखे आपने, समथिंग लाइक दैट, बट नॉट इतना बड़ा जो कंधे पर रखकर हम रॉकेट, आपने उरी मूवी देखी होगी, उरी में जो सरदार जी करते हैं ना, कंधे पर रखकर वो मारते हैं, गोली मारते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इट्स नॉट अ लॉन्ग रेंज मिसाइल, इट्स अ शॉर्ट रेंज मिसाइल, याद रखिएगा, एक तरीके से रॉकेट लॉन्चर टाइप का। तो आई होप आपको याद हो जाएगा। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बोल सकते हो, मिसाइल तो थोड़ा गलत हो जाएगा, एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। और इसको मैन पोर्टेबल बनाया गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आदमी कंधे पे रखेगा, है ना, जानवर तो रख नहीं सकता, तो मैन पोर्टेबल। नाउ बेसिकली यू हैव टू गो थ्रू विद दैट, आपको पता करना पड़ेगा। इसका जो बेसिक पर्पस यही है कि जो हेलीकॉप्टर होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, ड्रोन होते हैं, क्रूशल मिसाइल्स होती हैं, उनको उड़ाने के लिए बस, ठीक है। फौज को इसे, अब इसका जो ओरिजिन है वो रशिया से है। वी कॉल्ड इट रशिया, पहले सोवियत संघ बोलते थे, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज बेसिकली ऑल अबाउट कि यहाँ एयरफोर्स की कमांड्स के बारे में बात करी गई है। तो आपको आज होमवर्क है पता करके आना कि आर्मी नेवी एयरफोर्स की कितनी कितनी कमांड्स है। फिलहाल एयरफोर्स के बारे में मैं बता देता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स की जो जितनी भी कमांड्स हैं, ठीक है। तो पहले लिखिए वेस्टर्न कमांड, आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न कमांड। उसके बाद आ गई आपकी सेंट्रल एयर कमांड, उसके बाद आ गई आपकी सदर्न एयर कमांड, उसके बाद आ गई आपकी सदर्न वेस्टर्न एयर कमांड, उसके बाद आ गई आपकी ईस्टर्न एयर कमांड, और उसके बाद आ गई आपकी ट्रेनिंग कमांड, और 7वें नंबर पे आ गई आपकी मेंटेनेंस कमांड। तो 7 एयर कमांड्स के यहाँ पर हमने पढ़े हैं, ये सारी की सारी कमांड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जहाँ पर मेंटेनेंस कमांड जो है आपकी वो महाराष्ट्र में है, जहाँ ट्रेनिंग कमांड आपकी बेंगलुरु में है, जहाँ कर्नाटक बेंगलुरु में है, और जहाँ ईस्टर्न कमांड जो है आपकी वो मेघालय में है, शिलोंग के अंदर। वहीं पर आपकी सदर्न वेस्टर्न कमांड जो है दैट इज़ कॉल्ड इन गांधीनगर गुजरात में है, और वहीं पर आपकी ये तिरुवनंतपुरम में है। सदर्न कमांड जो है वो तिरुवनंतपुरम केरला में है, और सेंट्रल कमांड आपके प्रयागराज, जहाँ अभी कुंभ लगने जा रहा है, और वेरी इंपॉर्टेंट, प्रयागराज जहाँ अभी 12 साल बाद कुंभ लगने जा रहा है, महाकुंभ लगने जा रहा है। लगभग 45 करोड़ लोग महाकुंभ में इस बार आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपकी अलग ब्रांच है। और वेस्टर्न एयर कमांड जो है आपकी नन अदर देन बट आपके नई दिल्ली में है, जहाँ हमारी ये त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की कोचिंग है, जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो नई दिल्ली में ये है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो द राइट आंसर विल बी व्हाट, नदन कमांड नहीं है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज आस्किंग अबाउट, यहाँ बात करी गई है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज कॉल्ड भारत रत्न। तो इसके आंसर यहाँ 2 होंगे, CB रमन को भी मिला था, डॉक्टर राधाकृष्ण को भी मिला था, बट जो सही आंसर है वो है डी। क्यों? दोनों को ही 1954 में मिला था, याद रखिएगा। तो यहाँ 1948 की जगह 1954 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं कि द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, ऐसे कौन से इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज पहले मिला था। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा। आई होप आप लोग उसका आंसर दे भी दोगे। तो मैं चाहता हूं कि इसका आंसर वैसे आप कमेंट में दें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आज आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, दिस इज फॉर यू, कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। गॉट इट? और मुझे पता, पूरा विश्वास है कि आप इसका आंसर बहुत अच्छे से देंगे, ठीक है। चलिए, इतना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, कि इसमें से भारत रत्न अवार्ड सबसे पहले यहाँ पर किसको मिला है। तो द राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कॉल्ड CB रमन। CB रमन साहब वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग पूछा है, एक्चुअली इनडायरेक्टली वैसे नहीं पूछा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन है जिनको भारत रत्न पहले मिला। तो CB रमन साहब जो हैं, इसका सही आंसर होगा। तो आई होप आपको 15 के 15 क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आई होप आपको ये वीडियो में मजा आया होगा। 15 क्वेश्चन हमने कवर करे, इससे मिलते जुलते काफ़ी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं इस वीडियो में। तो लगभग काफ़ी 30 से 40 क्वेश्चन हमने टारगेट किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको पुरानी वीडियोज़ भी FCAT की आपने देखी होंगी। तो कुछ इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, है ना। तो आप बने रहेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट सेलेक्ट हो, ठीक है। जब भी आपको कोई डाउट होता है, जब भी आपको कोई इशू होता है, यू कैन कम टू आवर ब्रांच दैट इज कॉल्ड दिल्ली ब्रांच, एंड दिस इज द फोन नंबर। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन अस इन दैट नंबर, ठीक है। वी विल बी विद यू। सो जय हिंद एवरीवन, मिलते हैं सबको भैया अगली वीडियो में। सो जय हिंद। डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप।
तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।